दिए गए चीज़ों को जब मानव अपने अनुयायी अपने हिसाब से जब अपने अकॉर्डिंगली कुछ कर लेता है तो उसे मानव भूगोल कहते हैं। तो मानव हाँ। भूगोल में जब मानव कुछ कर लेता है तो उससे उसे पैसा मिलता है, तो आर्थिक भूगोल में आ गया। बात को समझी? हाँ। आर्थिक मतलब पैसा कौड़ी वाला भूगोल आ गया। तो आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं कि, फिर से सुनो, आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल की जिस शाखा में संसाधनों के उत्पादन, वितरण, उपभोग, भोजपुरी में अगर समझो या फिर अपने भाषा में से उतार लो तो सीखना ही नहीं पड़ेगा, एवं विनिमय तथा उसके साथ जुड़े हुए मनुष्य के कार्यकलापों के स्थान एवं काल के आधार पर अध्ययन किया जाता है, उसे ही आर्थिक भूगोल कहा जाता है। ठीक है। हाँ। वस्तुतः जिस प्रकार संसार के सभी स्थानों का प्राकृतिक वातावरण एक समान नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार वहाँ के मानवकृत वातावरण में भी अंतर हो जाता है। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि संसार के सभी स्थानों के प्राकृतिक वातावरण एक समान नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार मानवकृत वातावरण में भी अंतर होता है, क्योंकि मानव द्वारा बनाए गए चीज़ों में भी अंतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कहीं पे जाओ तो चावल की रेट कम है, कहीं पे जाओ तो चावल की रेट ज़्यादा है। कम कहाँ होगा? जहाँ ज़्यादा उत्पादन हो रहा होगा। और ज़्यादा कहाँ है दाम? जहाँ कम उत्पादन हो रहा होगा। समझे हाँ। बात को? हाँ। सपोज किसी देश में पंजाब में चावल सब्जी भी ज़्यादा होता है, वहाँ पे सब्जी उब्जी का भाव कम होगा, और हमारे यहाँ कम होता है तो हमारे यहाँ ज़्यादा होगा। इसीलिए बोला गया है जिस तरह वातावरण में चेंजिंग होता है संसार के सभी स्थानों की, जैसे शिलोंग में जाओ कभी भी बारिश पड़ सकती है, और कहीं कहीं ऐसा भी है कि वहाँ पे बारिश ही कम होती है रेगिस्तान में। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे बोला गया है कि मानवकृत वातावरण में भी अंतर हो जाता है, नहीं टूटेगा। ठीक है। हाँ। तो ये माइंड में रखने वाली बात नहीं है। माइंड में यहाँ पे रखने वाली बात यही है कि आर्थिक भूगोल किसे करनी है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और क्वेश्चन आता भी है। सेकंड पैराग्राफ में हम जाते हैं, पृथ्वी की प्राकृतिक बनावट में हुए अंतर के आधार पर जलवायु एवं मिट्टी की विशेषता में अंतर होने से भूपृष्ठ का प्राकृतिक वातावरण भी भिन्न भिन्न होता है। अब यहाँ पे बोला गया कि भूपृष्ठ का प्राकृतिक वातावरण भिन्न भिन्न क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि प्राकृतिक का जो बनावट है पृथ्वी की, उसके अंतर के आधार पर जलवायु एवं मिट्टी की विशेषताएं अंतर होने से भूपृष्ठ का प्राकृतिक वातावरण भी भिन्न भिन्न होता है। अच्छा से पढ़ो ये लाइन को। क्या बोला गया है कि पृथ्वी की प्राकृतिक बनावट में अंतर क्यों होता है, पूछा गया है। क्वेश्चन अगर आएगा कि पृथ्वी के भूपृष्ठ का प्राकृतिक वातावरण भिन्न भिन्न क्यों होता है, मतलब भूपृष्ठ का प्राकृतिक वातावरण है। प्राकृतिक वातावरण कहने से हम समझे कि मान लो कहीं पे है पहाड़ ज़्यादा है, किसी एरिया पे जंगल ज़्यादा है, किसी एरिया पे ठंडी ज़्यादा है, किसी एरिया पे गर्मी ज़्यादा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति का जो बनावट है उसके अंतर होने के कारण, क्योंकि जलवायु जो है वो हर एक जगह समान नहीं होता है, जिसके कारण जलवायु के कारण वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का जो है भूपृष्ठ जो है वो परिवर्तन दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि भूपृष्ठ के किसी स्थान पर स्थित पर्वत पहाड़ है, किसी स्थान की उपजाऊ समतल भूमि, सागर महासागरों की उपकल भूमि, किसी स्थान की जलवायु विशेष के अनुसार अत्यधिक ठंड अथवा अत्यधिक गर्म होता है, जो मैंने अभी पहले बोल दिया। ठीक है। इसके अतिरिक्त संसार के कुछ अंचल जंगलों से भरे हैं, देखो बोल दिया। तो कुछ अंचल भू कटाव तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है। इसके साथ ही पेड़ पौधे, पानी, खनिज संपदा आदि की तरह प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता, वितरण तथा गुणवत्ता के क्षेत्र में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जलवायु के अकॉर्डिंगली वहाँ पे सब कुछ काम करता है। जहाँ का जलवायु जो है क्या होता है, अगर वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पे देखा जाए कि पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। कहीं कहीं पे बारिश की कमी की वजह से पेड़ पौधे में धूल वगैरह वगैरह बैठा रहता है और पत्तियाँ अच्छा नहीं होती। वहाँ का ऑक्सीजन कमी के कारण मनुष्य भी वहाँ पे बीमार हो जाता है। ठीक है। इसीलिए भूपृष्ठ का परिवर्तन अलग अलग होता रहता है। क्यों होता रहता है? क्योंकि वहाँ के जो है वातावरण के चेंजेस के कारण भूपृष्ठ का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। समझ रहे हो बात को? हाँ। कहीं कहीं पे दरारें मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कम बारिश होती है वातावरण के चलते। लेकिन भूगोल तो एक ही है, पृथ्वी तो एक ही है, लेकिन अलग अलग वातावरण होने के कारण वहाँ के भूपृष्ठ के प्राकृतिक चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है। हाँ। तो प्राकृतिक वातावरण में पाए जाने वाले ऐसे अंतरों के परिणाम स्वरूप मानव के साथ पर्यावरण का संपर्क संसार के सभी भागों में एक जैसा नहीं होता है। हाँ। तथा वातावरण के अनुसार मनुष्य के रहन सहन में भी अंतर आ जाता है। जैसे मैंने अभी बोला, रहन सहन में भी अंतर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वातावरण अगर कहीं पे अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वहाँ के लोग बीमार कम पड़ते हैं। कहीं कहीं पे देखा जाए तो वहाँ पे वातावरण ठीक नहीं है, जिसके कारण उस उनके अंदर
ऑक्सीजन जो है या फिर हवा के साथ कुछ ऐसे पदार्थ चल जाते हैं या फिर कुछ भी हो जाता है पेड़ पौधे की कमियाँ की वजह से वहाँ के लोग बार बार बीमार होते रहते हैं। ठीक है। हाँ। अगर हम बात करें उपजाऊ मैदान की अर्थात उपजाऊ समतल मैदान भाग कृषि कार्य में, समुद्र तटीय अंचल मछली पकड़ने के तथा यातायात व्यवस्था में, खनिज संपदाओं से भरपूर अंचल उद्योग धंधों में तथा घास बनों से भरपूर अंचल पशुपालन के क्षेत्र में आगे है। बताया ना, क्योंकि वातावरण के अलग अलग चेंजेस की वजह से वहाँ के लोग अलग अलग हैं। पशुपालन में जहाँ ज़्यादा घास होता है, वन होता है, वहाँ पशुपालन में आगे है वो देश या फिर वो क्षेत्र। कहीं पे जाओ तो यातायात की व्यवस्था में आगे है। ठीक है, क्योंकि अगर समुद्र के किनारे कोई तो उसे मछली पकड़ते हैं वो लोग, तो उन्हें मछली वहाँ सस्ता मिलेगी। लेकिन हमारा इधर अगर सप्लाई होकर आएगा तो वही ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे बात वो नहीं है, यहाँ पे बात हुई कि वातावरण के लेके हर एक क्षेत्र के रहन सहन, मनुष्य के रहन सहन में भी परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। हाँ। अब थर्ड पैराग्राफ, वस्तुतः भूपृष्ठ पर स्थित प्राकृतिक एवं मानवकृत वातावरण के कारकों की भिन्नता के कारण मानव जीवन शैली तथा आर्थिक कार्यकलापों में भी विविधता आ जाती है। वही बात कि मनुष्य की जो है आर्थिक कार्यकलाप में विविधता कैसे आती है, क्यों आती है? क्योंकि प्राकृतिक एवं मानवकृत वातावरण के कारकों की भिन्नता के कारण भूपृष्ठ पर जितने भी प्राकृतिक कारक है और मानवकृत वातावरण के कारक जो हैं, कारक के फलस्वरूप मानव की जीवन शैली और आर्थिक कार्यकलाप में भी विविधता आती है। क्यों आती है? आर्थिक कार्यकलाप मतलब पैसा कौड़ी के लेकर, और जीवन शैली वो भी एक है। सपोज जीवन शैली में अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कहीं पे क्या होता है, सपोज मान लो ऐसा भी कोई जगह होगा जहाँ पे सुबह जल्दी होती है तो वहाँ के लोग 4 बजे उठ जाते हैं या फिर 5 बजे उठ जाते हैं सपोज। और कहीं पे सूरज जो है लेट से उठती है तो वहाँ का सुबह भी लेट से होती है, तो जीवन शैली चेंज हो जाती है। उसी तरह आर्थिक भी कार्यकलाप में विविधता आती है। अब आर्थिक कार्यकलाप में क्या विविधता आती है? कहीं पे जो है आर्थिक कार्यकलाप बोलने से हम पैसा कौड़ी की बात करें, कोई कहीं पे मछली ज़्यादा है तो वो मछली पकड़ के अपना आर्थिक कारोबार संभालता है। कहीं पे पशुपालन करके कोई अपना जीविका निर्वाह करता है। कोई धान उन लगा के उसे बेचकर उससे चावल बेचकर बना के अपना जीवन शैली जो चलाता रहता है जीवन। ठीक है। तो हाँ। अलग अलग वातावरण के हिसाब से अलग अलग चेंजेस भी आती रहती है। इन विविधताओं के कारण एक भाग कृषि कार्य में उन्नत है तो दूसरा भाग वाणिज्य व्यवसाय में। जैसे कि मैंने अभी बोला, उद्योग धंधों में तो कोई भाग मत्स्य उत्पादन जैसे कार्यों में आगे है। ठीक है, देख रहे हो विनोद? यहाँ पे हाँ। जो बोलने से पहले जो बोल दिया वो सब अभी आ रहा है। ठीक है। इन विविधताओं के कारण संसार में सभी अंचलों के निवासी एक दूसरे पर निर्भर होकर तथा आपस में संपर्क बनाकर जीवन यापन करते हैं। अब कैसे संपर्क बना के जीवन यापन करते हैं? अभी मोदी सरकार अगर जाते हैं विदेशों में जाके, सऊदी अरब या फिर कहीं पे जाते हैं, कुवैत में जहाँ तेल की खनी है, तो क्या करते हैं वहाँ से मिल के कुछ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इधर से इधर तेल सप्लाई तो ऐसे ऐसे होगा, और हमारा ये चावल है तो हम आपको चावल सप्लाई देंगे या फिर कुछ भी ऐसा सप्लाई देंगे। तो ये क्या होता है, इसीलिए पृथ्वी के हर एक क्षेत्र के लोग जो है अपने आप में मिलजुल के रहते हैं। क्योंकि अगर कहीं पे मछली हो रही है, अगर वो बोला नहीं मैं मछली आपको नहीं दूंगा, तो जिस क्षेत्र में मछली नहीं हो बेचारा मछली खाने के लिए पागल हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे बात को? हाँ। कहीं पे चावल, पंजाब में चावल हो रही है, अभी इधर हम लोग 80 रुपये भाव हो गया है किलो। तब क्या होगा कि 80 रुपये भाव वाला जो किलो है, अब हम क्या करेंगे, अब इधर हमारा चावल ही नहीं हो रहा है तो हमें सप्लाई लेना पड़ेगा, तो वो लोग सप्लाई इधर देते हैं और हमारे यहाँ जो होता है वो हम उनको भेज देते हैं। समझ रहे बात को? तो इसीलिए निवासी एक दूसरे पर निर्भर होकर तथा आपस में संपर्क बनाकर जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार आर्थिक भूगोल के अंतर्गत संसाधन एवं मनुष्य के कार्यकलापों आदि के साथ जुड़ी हुई बातों की चर्चा की जाती है। तो यही जो है आर्थिक भूगोल है। ठीक है, यही क्या है? अच्छी। आर्थिक भूगोल। क्योंकि इसमें देखो मनुष्य का कार्यकलाप सब है समय के हिसाब से, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया कि आर्थिक भूगोल वो है जहाँ क्या होता है, संसाधनों के उत्पादन वितरण ये सब होता रहता है। किसके आधार पर? समय तथा काल तथा किसके हिसाब पर? काल समय एक ही है, काल के हिसाब पे या फिर मनुष्य के कार्यकलाप के हिसाब से ये सब होता रहता है। तो इसी को आर्थिक भूगोल कहते हैं। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1.2 में आते हैं, आर्थिक भूगोल की विस्तृत एवं शाखाएं। विस्तृति एवं शाखाएं। अब आर्थिक भूगोल की विस्तृति एवं शाखाएं हम पढ़ेंगे, कौन सी आर्थिक भूगोल की शाखाएं हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मुख्यतः मनुष्य के
आर्थिक कार्यकलापों के वितरण और इससे संबंधित कारकों एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जबकि पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि आर्थिक भूगोल में क्या होता है, मनुष्य की आर्थिक कार्यकलापों का वितरण के बारे में यहाँ पे पढ़ा जाता है। इसके अध्ययन का क्षेत्र मुख्य रूप से निम्नांकित कुछ विशेष प्रश्नों पर आधारित है। तो इसका जो क्षेत्र है, ठीक है, वो इन प्रश्नों से हमें मिलेगा कि आर्थिक कार्य क्या होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है आर्थिक कार्य, आर्थिक कार्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, आर्थिक कार्य अन्य कौन कौन सी घटनाओं से संबंध है, आर्थिक कार्य जहाँ हो रहा है वहाँ होने के क्या कारण है, आर्थिक कार्य जहाँ हो रहा है उसके बदले में यदि यही कार्य दूसरी जगह होता तो क्या बहुत अच्छा होता। ये सब क्वेश्चन के, ये सब जो है इससे हमें पता चलता है कि आर्थिक भूगोल में क्या होता है, मनुष्य के क्रियाकलापों के बारे में, आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, इन सब प्रश्नों से पता चलता है। तो उपर्युक्त 5 प्रश्नों में से पहला 3 प्रश्न परंपरागत आर्थिक भूगोल से संबंध है। ऊपर का 3 प्रश्न जो है वो क्या है, परंपरागत आर्थिक भूगोल से संबंध है, संबद्ध है। अब परंपरागत आर्थिक भूगोल क्या है उसे जानने के लिए हमें और आगे भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टोटल हमने पढ़ा कि 2 ही भूगोल है, एक मानव भूगोल, एक प्राकृतिक भूगोल। लेकिन प्राकृतिक भूगोल जो है वो तो हम अपने आप में समझ चुके हैं कि प्राकृतिक के बारे में सब कुछ है। लेकिन मानव भूगोल थोड़ा लंबा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मानव भूगोल मनुष्य कुछ ना कुछ बनाता रहता है। ठीक है, कोई लिमिटेड चीज़ नहीं है। आज से 10 साल बाद कुछ और बनेगा, अभी कुछ और बना है। ठीक है, तो हर एक चीज़ एक भूगोल बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे परंपरागत 3 प्रश्न जो है परंपरागत है। आर्थिक कार्य कहाँ होता है, अब कहाँ होता है, मनुष्य परंपरा के हिसाब से किया जाता है। ठीक है ना, तो ये परंपरागत आर्थिक भूगोल है। तो इसके विश्लेषण जो है अभी आगे किया जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया तो बोला गया है कि 3 क्वेश्चन जो है परंपरागत है। ठीक है, तो परंतु शेष 2 प्रश्न जो है वो आधुनिक आर्थिक भूगोल की नींव की रचना करते हैं। अब शेष 2 प्रश्न है कि आर्थिक कार्य जहाँ हो रहा है वहाँ होने का क्या कारण है। ये जो है ये क्वेश्चन ये क्या बता रहा है कि ये आधुनिक आर्थिक भूगोल का नींव की रचना करते हैं। मतलब आर्थिक आधुनिक का जो आधुनिक मॉडर्न ज़माना में जो आर्थिक भूगोल है उसकी ये मतलब नींव के सामने से मान सकते हैं। तो आधुनिक आर्थिक भूगोल के जनक जॉर्ज कौन है, सिजहाम के मतानुसार किसी स्थान के आर्थिक विकास की गति एवं दिशा का निर्धारण करना ही आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब ये जानना पड़ेगा कि आधुनिक आर्थिक भूगोल के पिता कौन है। जॉर्ज सिजहाम, ये क्वेश्चन आएगा। तो उनके मतानुसार क्या बोला है उन्होंने, आर्थिक भूगोल के बारे में कुछ कहे हैं कि आर्थिक भूगोल क्या है। तो मॉडर्न देखो युग बदलता रहता है, डेफिनेशन बदलता रहता है। कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता है वो ठीक है। हम लोगों ने अब तक आर्थिक भूगोल पढ़ा कि मनुष्य के क्रियाकलापों के जो विवरण है उसे हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। जबकि जॉर्ज सिजहाम उनके मतानुसार क्या बोलते हैं कि आर्थिक विकास की गति एवं दिशा का निर्धारण करना ही आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब अन्य 2 आर्थिक भूगोलविद क्या बोलते हैं, भूगोलविद जो भूगोल को लेकर चर्चा करते हैं, इस रिसर्च करते हैं, वो क्या क्या मत देते हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं। आर्थिक भूगोल के ऊपर अगर बोला जाए कि जॉर्ज सिजहाम ने क्या कहा है तो बोला जाएगा कि आर्थिक विकास की गति एवं दिशा का निर्धारण करना ही आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब और 2 हैं भूगोलविद जो है सी एफ जॉन्स और जी डकेनवर्ल्ड। इनके विचारानुसार पूर्ण आर्थिक भूगोल विशेषकर उत्पादन योग्य कार्यकलापों के अध्ययन से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त उनके विचारों से हमें इस बात का अध्ययन में सहायता मिलती है कि कुछ अंचल उत्पादन में क्यों आगे हैं, कुछ अंचल आमदनी एवं वाणिज्य व्यवसाय में क्यों आगे हैं इत्यादि। दूसरे शब्दों में आर्थिक भूगोल के द्वारा मुख्यतः मनुष्य के उत्पादन योग्य कार्य एवं पर्यावरण संबंधी अवस्थिति के साथ इनके संपर्क का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के 4 प्रकार के आर्थिक व्यवसाय होते हैं जो इस प्रकार हैं। ये कौन बोला है, ये बाद में जो सी जॉन्स और जी डकलवन ये बोले हैं कि मनुष्य के 4 प्रकार के आर्थिक व्यवसाय होते हैं जो इस प्रकार हैं, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थक व्यवसाय। तो भाई प्राथमिक व्यवसाय क्या है, क्योंकि इन दोनों ने क्या बोला है कि इसके अतिरिक्त उनके विचारों से हमें इस बात के अध्ययन में सहायता मिलती है कि कुछ अंचल जो है उत्पादन में आगे क्यों आगे है, हाँ, कुछ अंचल आमदनी वाणिज्य व्यवसाय में क्यों आगे, मतलब इन पर रिसर्च किए हैं आर्थिक भूगोल को कि भाई कहीं कहीं पे हम बिजनेस ज़्यादा है, कहीं कहीं पे उत्पादन ज़्यादा है, मतलब खेती बाड़ी ज़्यादा होता है। तो इनके ऊपर ही रिसर्च करके बोले कि मनुष्य के टोटल 4 ही प्रकार के आर्थिक व्यवसाय हैं, कार्य हैं। ठीक है, उन्होंने मनुष्य के कार्य को 4 भागों में बांटा है।
उनके व्यवसाय को। तो पहला मतलब ये 4 है तो ऑटोमेटिकली ये समझ जाएंगे आप लोग कि द्वितीय, प्रथम व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय, चतुर्थक, तो ऑटोमेटिकली मतलब ये याद हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हाँ, प्राथमिक व्यवसाय किसे माना है? जिन कार्यों के द्वारा मनुष्य प्रकृति से संसाधन प्राप्त करता है और उसे ही प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं, जैसे कृषि कार्य, मछली पकड़ना, वनज संपद प्राप्त करना, खनिज संपद इत्यादि। जो कि हमने पहले ही बोला कि प्रकृति से सब लोग, मनुष्य जो है मानव भूगोल प्रकृति पे कहीं ना कहीं निर्भर है, क्योंकि प्रकृति से चीज़ों को लेकर वो मॉडिफाई करके या फिर कुछ उसे बनाकर उसे बेचता है अपना आर्थिक सहायता के लिए। ठीक है, समझ रहे बात को? आना बके जा रहे हैं हम और आप लोग सिर्फ ताकते रह रहे हैं, देखते रह रहे हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय क्या है कि पहले ही मनुष्य क्या करता है, प्रकृति से चीज़ों को लेता है। जिन कार्यों के द्वारा मनुष्य प्रकृति से रिसोर्स प्राप्त करता है, संसाधन, चीज़ों को प्राप्त करता है, उसे ही क्या बोलते हैं, प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। पहले तो वही काम करना पड़ेगा ना किसी को जीवित रहने के लिए। आर्थिक हाँ, भूगोल में कोई है तो कृषि करेगा, खेती करेगा कि नहीं हम खेती करेंगे, चलो ऐसे ऐसे करके बीज उज फेंक देंगे, उसके बाद मारा वारा दे के काट कूट के ये सब चावल बना के बेचेंगे। कोई कहता है कि चलो जाल बना के हम लोग, या फिर जाल नहीं है फिर भी हम प्रकृति में जाते हैं और समुद्र से मछली पकड़ते हैं, या फिर तालाब वाला खींच के मछली पकड़ते हैं, तो उसे बेच के खाएंगे या फिर खाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो उनका आर्थिक हुआ ना। कोई वनज संपदा से प्राप्त करता है। वनज संपदा मतलब क्या हुआ कि जंगल झाड़ से कोई क्या करता है कि घास को काटता है, उसे चिराता है, अच्छी तरीके से चिरा कर लकड़ी का बिजनेस कर लेता है। ठीक है, हाँ, लकड़ी बेचता है। कोई खनिज संपदा का प्राप्त कर लेता है। खनिज संपदा में क्या हुआ, सपोज तेल वोल वगैरह वगैरह ये सब निकल जाता है ना। हाँ, तो ये सब भी कहाँ से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। लेकिन आज पेट्रोल पंप देखो जाकर, वो आदमी का है, प्रकृति का नहीं है, क्योंकि आदमी ने उसे बनाया है। समझ रहे बात को? हाँ, वो मानव संपद है। क्यों? उसे खनिज संपद भले ही उसे प्रकृति से मिला, लेकिन उसे अपना जीवन यापन करने के लिए प्राथमिक व्यवसाय में उसने वही किया। पहले चीज़ को पकड़ा, उसके बाद अब क्या करता है वो देखो, वो द्वितीय में जाता है। पहला काम वो है कि पहले प्रकृति से चीज़ों को लो, और दूसरा काम क्या है कि जिन कार्यों के द्वारा मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संपदाओं को विभिन्न प्रकार की तकनीकी विद्या के बल पर अपने व्यवहार योग्य बनाता है, उसे ही द्वितीय व्यवसाय कहा जाता है। तो पहले किसी ने प्रकृति से कुछ सामान लिया, अब उसे क्या करना पड़ता है कि मॉडिफाई करना पड़ता है। सपोज गाछ उछ मैंने पहले बोला काट लिया, अब काटने के बाद उसे क्या, अपने तकनीकी विद्या, अब अपने विद्या का यूज करेगा कि घास काटने के लिए हमको मशीन बनाना पड़ेगा, मशीन बनाएंगे तो घास काटेंगे, घास काटेंगे तो इसे इस तरह से बनाएंगे ताकि हमारे दैनंदिन जीवन में, डेली लाइफ में इसको यूज किया जा सके। समझ रहे बात को? हाँ, तो अपने बोलिए। तकनीकी विद्या के बल पर क्या करता है, अपने व्यवहार योग्य बनाता है कि हम कैसे व्यवहार करेंगे इसे, तो उसे द्वितीय व्यवसाय कहा जाता है। ये तो मतलब इजी क्वेश्चन है और ये आएगा ही क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, जैसे पत्थर से उत्पादन से जुड़ी प्रक्रिया। अब कोई पत्थर लेता है, लेने के बाद क्या करता है, अपना घर निर्माण कर लेता है पत्थर को फोड़ के। ठीक है, पत्थर पत्थर पहले प्रकृति से लेता है, उसे काट के उसे टाइल्स बना लेता है, या फिर वो प्लास्टर वास्टर में दे देता है। ठीक है, हाँ, अब तृतीय नंबर काम क्या करता है, तृतीय व्यवसाय में प्राथमिक एवं द्वितीय व्यवसायों को द्वारा उत्पादित सामग्री को जब उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। मतलब बात यहाँ पे हो रहा है कि पैसा कौड़ी कहाँ से मिलेगा, आर्थिक भूगोल का पढ़ रहे हैं हम लोग ना। हाँ, तो पहले मानव प्रकृति से गांच लिया या फिर तेल लिया, कुछ भी लिया। द्वितीय में क्या किया, आपने टेक्निक के जरिए उसे अपना व्यवहार योग्य बनाया। अब व्यवहार योग्य होने के बना लेने के बाद अब उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है, कस्टमर तक पहुंचाता है। तब ऐसे व्यवस्थाओं को हम क्या बोलते हैं, तृतीय व्यवसाय कहते हैं। जैसे यातायात, परिवहन, बाजार, थोक एवं खुदरा बिक्री, पर्यटन, संचार व्यवस्था आदि से संबंधित आर्थिक कार्य इत्यादि। अब यातायात में बताओ कैसे होता है प्रकृति से लिए हुए चीज़ों को, यातायात में कैसे यूज किया जाता है बताओ? जैसे जैसे यातायात में तो गाड़ी चलता है, गाड़ी तो भगवान का दिया हुआ नहीं है। सर, अब यहाँ पे क्या बोला गया, तृतीय व्यवसाय में क्या करते हैं लोग, उपभोक्ता तक पहुँचाते हैं। तो एग्जाम्पल में दिया गया कि उपभोक्ता तक क्या पहुँचाएं, जैसे यातायात पहुँचाते हैं, परिवहन, बाजार, खुदरा बिक्री, ये सब क्या करते हैं, कस्टमर को देते हैं। मतलब प्रकृति से पहले चीज़ लिया, उसके बाद अपने विद्या का इस्तेमाल करके उसे व्यवहार योग्य बनाया, तृतीय में उसे अब कस्टमर तक पहुंचा रहा है, बेच रहा है। तो प्रकृति से कैसे लेके बेचा, यहाँ पे तो उदाहरण दिया गया यातायात। अब यातायात में तो प्रकृति का क्या हाथ है ये बताओ? यातायात। यातायात का मतलब क्या हुआ, आना जाना।
हाँ, तो कोई आ रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है गाड़ी से, तो उसमें प्रकृति कैसे हेल्प किया वो बताओ। प्रकृति प्रकृति से लेके कुछ चीज अगर मैं बना हाँ तो लूँ। कैसे, गाड़ी तो मिला ना, तभी गाड़ी को बनाया आदमी ने। पेट्रोल पेट्रोल। पेट्रोल लिया, उसके बाद लोहा हुआ, ये सब कहाँ मिलता है, खनिज पदार्थ है। ठीक हाँ है। हाँ। अब लोहा तो डायरेक्ट आदमी ने नहीं बनाया, लोहा तो भी कुछ ऐसा खनिज पदार्थ है, या फिर खनिज जो है कुछ सामान है, जो भी हमें क्या सोना चांदी सब मिट्टी के अंदर मिलता है। तो सब कुछ प्रकृति से मिला, लेकिन उसे मॉडिफाई करके लोग बनाए और उसे अपने क्या किए, तृतीय व्यवसाय में क्या किए कि बना के अब उसे यातायात में भेजें, परिवहन में भेजें, मतलब सेल कर रहे हैं, उपभोक्ताओं के पास पहुंचा रहे हैं, खुदरा बिक्री दे रहे हैं, मतलब होलसेल, ये सब में कर रहे हाँ हैं। उसके बाद अब क्या हुआ, चतुर्थक व्यवसाय में क्या है कि द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों को जिन कार्यों के द्वारा अधिक लाभदायक एवं सफल बनाया जाता है उसे चतुर्थक व्यवसाय कहते हैं। अब क्या हुआ कि द्वितीय तृतीय व्यवस्था जो हमने भी पढ़ा कि ऐसे ऐसे करके अब लोगों तक पहुंचाया गया। अब चतुर्थ हाँ में क्या करना पड़ता है कि द्वितीय और तृतीय व्यवसायों को जिन कार्यों के द्वारा, मतलब जिस मेथड के द्वारा अधिक लाभदायक बनाया जाता है, ऐसे तो लाभ पहले भी था, लेकिन उससे और ज़्यादा लाभ अगर हमें लेना है तो उसे हम चतुर्थक व्यवसाय कहते हैं। जैसे बैंक अथवा अन्य वित्तीय प्रतिष्ठान, प्रचार माध्यम, प्रशासन व्यवस्था, शिक्षा एवं अनुसंधान आदि से जुड़े कार्य। अब जैसे बैंक, अब बैंक में क्या हुआ, सपोज अभी हमने ये सब सेल किया, सेल करने के बाद मैं चीज़ को और बढ़ावा देना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, उसे हमें बैंक में, सपोज बैंक में पैसा जमा करना है, जितना हमें आय हुआ, अब उससे और बिजनेस बड़ा करना है। ठीक है। उसके बाद प्रचार माध्यम, मतलब न्यूज़ पेपर में हमने दे दिया कि हाँ ये हमारे यहाँ मिलता है, ऐसा ऐसा करो, तो और तुम्हारे पास जाएंगे, तो मतलब सेल ज़्यादा होते रहेगा, तो उससे क्या होगा कि हमें आर्थिक पैसा मिलेगा ज़्यादा, लोगों ने दिमाग लगाया। तो ये जो जो जेफी जॉनसन क्या थे, हाँ, जी डकनवाल और जी सी जॉन्स, सी एफ जॉन्स, इन्होंने क्या बोला कि मनुष्य के जो है 4 प्रकार के आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, 1 2 3 4 दे दिया। एक में क्या करता है, प्रकृति से चीज़ को लेता है, दूसरे में क्या करता है, अपने बुद्धि के बल से उसे अपना व्यवहार योग्य बनाता है, तृतीय में क्या करता है, उसे उपभोक्ता तक पहुंचाता है, और चतुर्थ में क्या बनाता है कि द्वितीय और तृतीय को किस तरह से और लाभदायक बनाया जाए, इसके ऊपर काम करता है। ठीक है। अब क्या नीचे लिखा, आर्थिक भूगोल का कोई विस्तृत पद्धतियों के द्वारा भी अध्ययन किया जाता है। उनमें क्षेत्रीय संबंधी, विषय वस्तु एवं अथवा सामग्री संबंधी, व्यवहारिक संबंधी, नीति नियम संबंधी, प्रणाली विश्लेषण संबंधी तथा संस्था संबंधी अध्ययन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मतलब क्या बोला गया कि आर्थिक भूगोल को, मतलब ऐसे कई सारी विस्तृत पद्धतियाँ हैं, टेक्निक है, जिसके द्वारा हम अध्ययन करेंगे तो हमें अधिक लाभ मिलेगा। जैसे क्षेत्रीय संबंधी, अगर ये जिस क्षेत्र में ये चल रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए, उस क्षेत्र में ये बिजनेस करेंगे तो अच्छा चलेगा, तो लोग आइडिया लगाया ना। फिर व्यवहारिक संबंधी, मतलब व्यवहारिक, किस तरह व्यवहार किया जाए, नीति नियम संबंधी, प्रणाली विश्लेषण तथा संस्थान संबंधी, कहीं पे मतलब बहुत सारे तरीके लगाते हैं। ठीक है। मतलब अपने समय और स्थान के हिसाब से वो टेक्निक लगा के अध्ययन किया जाता है। वो अगर वो अध्ययन जो करते हैं, मतलब जो आर्थिक भूगोल पढ़ेगा उसे आर्थिक में सहायता मिलेगी, वो उसके दिमाग आगे बढ़ेगा। तो आजकल आर्थिक भूगोल के व्यवहारिक अध्ययन में सांख्यिक पद्धति का प्रयोग के साथ साथ भौगोलिक तथा विश्लेषण पद्धति तथा विभिन्न सूत्रों, नमूने आदि का भी व्यवहार होता है। बहुत सारे ऐसे टेक्निक निकल गए हैं, इसलिए अनेक क्षेत्रों में व्यवहारिक आर्थिक भूगोल में समस्या समाधान पद्धति का भी व्यवहार किया जाता है। तो जिस प्रकार मनुष्य के आर्थिक कार्यकलाप कई प्रकार के होते हैं, ठीक उसी प्रकार आर्थिक भूगोल की भी कई शाखाएं उपशाखाएं बन गई है। ठीक है। जिस प्रकार मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलाप कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमने पहले ही पढ़ा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, बहुत सारे टेक्निक अपनाए मनुष्य अपने आर्थिक कार्यकलाप के लिए, ठीक उसी प्रकार आर्थिक भूगोल की भी कई उपशाखाएं हैं, शाखा उपशाखाएं बहुत हैं। मैंने आर्थिक भूगोल का क्या है, शाखाएं हैं, समझ रहे बात को। तो आर्थिक भूगोल की शाखाएं क्या क्या हैं, चलो देखते हैं। कृषि भूगोल, आर्थिक भूगोल हमने बताया कि वो मानव भूगोल का पार्ट है। अब आर्थिक भूगोल में अगर हम आते हैं तो कोई कृषि करके अपना आर्थिक देख रेख करता है, तो कृषि भूगोल में चला गया। उसके बाद आया औद्योगिक भूगोल, कोई इंडस्ट्री खोल देता है, वो औद्योगिक भूगोल में चला गया। संसाधन भूगोल, कोई संसाधन इकट्ठा करता है, कोई संसाधन का जन्म करता है, तो वो संसाधन भूगोल में चला गया। कोई परिवहन भूगोल में आता है, हाँ ठीक है ना।
परिवहन के माध्यम से पैसा कमाता है, कोई बाजार भूगोल में चला है, मार्केट करता है, कोई विकास भूगोल, मतलब बहुत सारे भूगोल आ गए। पर्यटन भूगोल, पर्यटन भूगोल क्या हुआ कि प्रकृति से नहीं हुआ, अच्छे अच्छे जगहों पे क्या करते हैं वो लोग, कोई एक पार्क बना देते हैं, तो यहाँ पे पर्यटन लोग, विजिटर्स जाते हैं, जाके वहाँ पे देखते हैं तो उन्हें पैसा देते हैं ना, है पार्क में। क्या ध्यान से सुनना, हम बात एको ना बुझे पे भी स्पीड बोल के जाती हैं, उतना लंबा पड़े गया। अलग अलग तरीके से लोग, भूगोल भी अलग अलग है। पर्यटन भूगोल क्या होता है कि पर्यटन मतलब घूमना, जब प्राकृतिक के चीज़ों को लोग अपने व्यवहारिक योग्य बना के उसे जब पर्यटन में लगाते हैं, मतलब कोई कहीं बाहर से कोई लोग आया, अगर वो पार्क अगर सुंदर है हमारे आसाम में या फिर कोई भी कहीं पर भी, शिलोंग में भी चाहे व्यू पॉइंट है, तो वहाँ के जो मालिक है वो क्या करता है, प्रकृति से लिया हुआ सब चीज़, अब गाछ में थोड़ी ना वो अपना आप से बना दिया, सब तो प्रकृति से हुआ। लेकिन लोग आते हैं वहाँ से खड़े होकर देखते हैं, अच्छा लगता है, पार्क बनाया, घूमने का जगह है, अच्छा अच्छा तरीके से घूमते हैं तो उसे पैसा मिलता है, ठीक है। तो वो भी क्या है, आर्थिक भूगोल का ही पार्ट है। तो आर्थिक भूगोल की ऐसी विशेष शाखाओं के अंतर्गत मनुष्य के विभिन्न आर्थिक कार्य एवं उससे संबंधित विभिन्न बातों की चर्चा की जाती है। आजकल आर्थिक कार्य तथा विकास प्रक्रिया के द्वारा पर्यावरण का बगैर हानि पहुंचाए जाने वाले वाहन योग्य विकास पर अधिक बल दिया जाता है। अब आजकल क्या होगा, आजकल क्या हो रहा है, लोग सोच रहे हैं कि आर्थिक कार्य एवं उससे संबंधित विभिन्न बातों की चर्चा की जाती है। आजकल आर्थिक कार्य तो विकास प्रक्रिया के द्वारा जिसे पर्यावरण के बगैर ही हो जाए, पर्यावरण का कोई हानि ना हो, ऐसा ही हम कुछ बनाएं, ऐसे भी लोग करते हैं। सपोज गाड़ी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर बना देते हैं तो उसमें तेल की ज़रूरत नहीं होती है। अगर तेल की ज़रूरत नहीं होती तो ईंधन जो है वो क्या करता है, वायु को प्रदूषित करता है, तो हमें वायु प्रदूषण से बचाता है, ठीक है, पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाया, हानि नहीं पहुंचाया। लेकिन अगर ज़्यादा गाड़ी चलती है ईंधन वाले, तो ईंधन वाले गाड़ी से क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन में मतलब दुष्प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है। तो ध्यान रहे कि आर्थिक भूगोल एवं इसकी शाखा उपशाखाएं का अध्ययन संसाधन भूगोल के साथ ही किया जाता है। इसका कारण यह है कि किसी देश की आर्थिक विकास उस देश के संसाधनों के परिणाम एवं प्रचुरता पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान देने वाली है कि क्या ध्यान दिलवाने योग्य है कि आर्थिक भूगोल जो है इसकी शाखा उपशाखाएं किस पे अध्ययन करती है, संसाधन भूगोल के आधार पर ही किया जाता है। क्यों, संसाधन भूगोल क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, संसाधन मतलब चीज़ें, रिसोर्स कहाँ से मिल रहा है, प्रकृति से मिल रहा है। तो संसाधन भूगोल जो है वो आर्थिक भूगोल के जितने भी शाखा उपशाखा है सब संसाधन से जुड़े हुए हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी देश के आर्थिक विकास तभी होता है जब उस देश में ज़्यादा संसाधन होते हैं। अब भारत का अगर आर्थिक मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ से होगा, जब भारत में अच्छे अच्छे चीज़ संसाधन नहीं रहेंगे तो कहाँ से होगा। तो इसीलिए संसाधन भूगोल जो है वो आर्थिक भूगोल का मतलब बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। आर्थिक भूगोल जो है संसाधन भूगोल का पार्ट है, क्योंकि अगर संसाधन नहीं रहेगा तो आर्थिक विकास नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास जितने चीज़ रहेंगे उतने नहीं सेल होगा, वही बात है। दूसरे शब्दों में जिस देश में प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध होगा उस देश का आर्थिक विकास भी उतना ही अधिक होगा। जहाँ ज़्यादा चीज़ें वहाँ उतना डेवलपमेंट होता ही रहेगा, ठीक है। अब नीचे हम पढ़ेंगे कि आर्थिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं क्या क्या है और उसके विषय वस्तु जानेंगे। ये पूरा सीखना है क्योंकि हमारे पिछले जो पूर्व विद्यार्थी थे जिनको हम पढ़ा रहे थे वो सब ये सब सीख लिए थे, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से याद किए थे। कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, संसाधन भूगोल, परिवहन भूगोल, एक बात करते करते सब बता दे रहे थे, बात करते करते बता दे रहे थे। एग्जाम्पल के लिए सुनीता ग्वाला, बात करते करते मतलब ये 7-8 मार्क वाला क्वेश्चन सीखना नहीं पड़ा था। मैं जिस तरह भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उसी तरह पढ़ाया, बस मन में घुस गया, वो सिर्फ ऐसे ही आंसर लिख दिया बिना कुछ बोले। जिस दिन पढ़ाया किताब रखा उसी दिन बोला आर्थिक भूगोल की शाखाओं को लिखो, उसकी विषय वस्तु लिखो, ये सारे किताब छाप कर रख दी थी। तो अब हम आते हैं आर्थिक भूगोल की शाखा। शाखा समझते हो, डाल पाला, समझ रहे हो बात को। गांच एक मेन रहता है लेकिन उसके जो डाल पाला जो रहता है, डाल, वो सब उसे बोलते हैं शाखा। तो इसी तरह आर्थिक भूगोल की शाखा में कृषि भूगोल आता है, पहले ही पढ़ लिया हम लोगों ने। तो कृषि भूगोल के बारे में क्या लिखा हुआ है कि आर्थिक भूगोल की सबसे प्रमुख शाखा है कृषि, क्योंकि बिना कृषि के कोई भी हम कुछ नहीं कर सकते। आर्थिक भूगोल की सबसे प्रमुख शाखा है कृषि, ठीक है। इस शाखा के अंतर्गत कृषि कार्य के साथ साथ इससे संबंधित कारकों, कृषि के प्रकार। अब कृषि भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे, वही बात यहाँ पे पूछा गया है, कृषि के रिगार्डिंग बात करेंगे, पढ़ेंगे कृषि के रिगार्डिंग। तो वही बोला गया कृषि भूगोल क्या है,
तो आर्थिक भूगोल के सबसे प्रमुख शाखा है। इसके अंतर्गत क्या होता है, कृषि कार्य कैसे किया जाता है, किस पर कृषि के प्रकार क्या है, जूम खेती है, क्या खेती है, मतलब ये सब हम पढ़ते हैं। अगर तुम कृषि भूगोल लेकर पढ़ाई करोगे तो कृषि के रिगार्डिंग सब कुछ तुम्हें पता चलेगा और कृषि के क्षेत्र में आगे जा पाओगे। हम लोग तो ऐसे गांव में सिर्फ खेती कर लेते हैं ना, लेकिन कृषि कृषि का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो भी कुछ पढ़ लिख के डिग्रियां लेके उसके बाद खेती करते हैं। ठीक है। तो आर्थिक भूगोल के जिस शाखा में क्या होता है, कृषि से संबंधित कारकों तथा कृषि के प्रकार, कृषि कार्य के वितरण एवं पद्धति, टेक्निक, फसलों के उत्पादन एवं इससे संबंधित सूत्र, कब क्या करना है, किस महीने में खेती करना है, किस महीने में क्या लगाना है, ये सब इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये तो ऐसे ही हो गया ना। कृषि भूगोल क्या है, तो कोई भी बोल देगा कृषि भूगोल में होता क्या है कि कृषि भूगोल जो आर्थिक भूगोल का प्रमुख शाखा है, कृषि भूगोल में हम यही पढ़ेंगे। इसी में कृषि भूगोल में अध्ययन किया जाता है कि हम किस तरह कृषि को आगे बढ़ाएं, कृषि के प्रकार, कृषि के वितरण एवं पद्धति, ये सब फसलों के उत्पादन वितरण कैसे किया जाए, इस संबंधित सूत्र का अध्ययन किया जाता है। हो गया। अब आते हैं औद्योगिक भूगोल। औद्योगिक भूगोल क्या है, औद्योग मतलब क्या होता है, उद्योग मतलब होता है कंपनी। तो यहाँ पे औद्योगिक भूगोल क्या होता है, इस शाखा में उद्योगों की स्थापना से संबंधित आर्थिक तथा अन्य कारकों, उद्योगों के प्रकार एवं भौगोलिक वितरण, औद्योगिक सामग्रियों का उत्पादन, मतलब उद्योग से रिलेटेड सारी चीज़ों के बात इसमें किया जाता है। किस तरह हम उद्योग की स्थापना करेंगे, कंपनी किस तरह बनाएंगे, अगर कंपनी बनाते हैं तो क्या कंपनी बनने से चलेगा, किस जगह पे क्या कंपनी होने से अच्छी चलेगी, ये सब इसमें अध्ययन किया जाता है। बात खत्म। अब आया संसाधन भूगोल। ठीक है। अब संसाधन भूगोल क्या होता है, संसाधन पहले ही बोला रिसोर्स। हमें अगर लकड़ी लेना है, कहाँ से लेना है, जंगल से लेना है। तब हमें किसी भी चीज़ का रिसोर्स, अगर हमें तेल लेना है, कहाँ से लेना है, मिट्टी के अंदर से लेना है। तो उसके रिगार्डिंग अगर हम पढ़ेंगे नहीं, कुछ जानेंगे नहीं, तो तेल कहाँ से, जाकर मटिया को बोलेंगे कि तेल दो तेल दो, तेल दे देगा नहीं। तो वही बतिया है। तो इसके अंतर्गत संसाधनों के प्रकार, क्या क्या संसाधन होते हैं, उसके बाद क्षेत्रीय वितरण, संसाधनों की प्राप्ति एवं उत्पादन से संबंधित कारक, किस तरह हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग पढ़ाई लिखाई इसमें किया जाता है। संसाधनों के साथ विकास का संपर्क, अब संसाधन जो है उसका विकास कैसे करें हम, वो भी तो जानना पड़ेगा। अब तेल जो है या फिर मछली जो है हम लेते हैं समुद्र से, अब मछली का विकास भी तो करना पड़ेगा। या फिर जितना मछली भगवान ने दे दिया, भगवान ही सब देंगे, लेकिन हमें सभी मछली को तो मार के नहीं खाना है, कुछ छोड़ेंगे, इस तरह से छोड़ देंगे तो आगे फिर बड़ा होगा, फिर मारेंगे, फिर खाएंगे। तो उसी तरह का टेक्निक आजमाते हैं। संसाधनों का संरक्षण, मतलब वही सेविंग करेंगे, कैसे करेंगे कि संसाधन जो है बच के रहेगा, क्योंकि आगे काम, तभी तो आगे मतलब जीवन में लाभ होगा। ठीक है। अब आते हैं परिवहन भूगोल। परिवहन भूगोल क्या है, इसमें परिवहन व्यवस्था के प्रकार एवं इससे संबंधित कारकों, परिवहन मतलब ढो के ले जाना कुछ, यहीं से वहाँ पे, वहाँ से यहाँ। ठीक है। संसाधनों के वितरण एवं परिवहन की भूमिका, मनुष्य के यातायात एवं आर्थिक कार्यकलापों में परिवहन की भूमिका, आर्थिक विकास जैसे औद्योगिक विकास, कृषि क्षेत्र की उन्नति एवं परिवहन व्यवस्था की भूमिका इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अब परिवहन भूगोल में क्या होता है, इसमें परिवहन व्यवस्था के प्रकार, किस किस तरह की परिवहन व्यवस्था, जैसे अभी कोई ऊपर से जाता है, हवाई परिवहन, जलज, जल पे जाता है, जल परिवहन, कोई ट्रेन परिवहन, बहुत सारे हैं ना। तो ये सभी तो लोगों ने ही बनाया है परिवहन भूगोल। तो इन सब में डेवलपमेंट कैसे किया जाए। ठीक है। मनुष्य के यातायात संबंधी डेवलपमेंट जो होता है, कार्यकलाप में परिवहन की भूमिका बहुत विकास करता है। जैसे औद्योगिक विकास हुआ, अभी औद्योगिक विकास, परिवहन अगर नहीं रहेगा तो औद्योगिक विकास कहाँ से होगा। सपोज हमारे यहाँ कंपनी समुद्र के इस पार कुछ बना रहा हूँ, अगर समुद्र के उस पार आदमी कुछ लेना है, तो अगर वहाँ पर सड़क ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा। तो उसके लिए परिवहन भूगोल जानना जरूरी है, तभी तो उसी के यूज से वो लोग परिवहन की व्यवस्था कर देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे लेके जाएंगे, तब ना वहाँ के आदमी आके यहाँ पे जिनिस खरीदारी करेगा। अगर वो किन लिया, खरीद लिया, वो ले जा ही नहीं पाया तो उससे क्या लाभ है। समझ रहे बात को। तो ये सब परिवहन भूगोल में किया जाता है। उसके बाद आता है बाजार भूगोल। अब बाजार भूगोल क्या है, इसमें बाजार की स्थापना की आवश्यकता और इसके कारकों, बाजार के प्रकार एवं वितरण तथा इससे संबंधित सूत्रों आदि का अध्ययन किया जाता है। अब बाजार बोलने से सब बोलते हैं यार 4-5 लोग बैठ गए बाजार बन गया, लेकिन बाजार भूगोल भी कुछ भूगोल है, उसमें भी बाजार के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें की जाती है। अगर इकोनॉमिक्स से भी पढ़ोगी, यही में इसी में है 10 में इकोनॉमिक्स है, तो बाजार कितने प्रकार का होता है तो उसमें बहुत मिलेगा। मोनोपोली, डिओपोली, ये सब बाजार है। एक आदमी वाला बाजार, 2 आदमी वाला बाजार, 3 आदमी वाला बाजार, ऐसा बाजार के प्रकार है। 3-4 शायद 3 है बाजार के प्रकार, 3 है, 3 प्रकार की बाजार होती है। ठीक है।
या फिर आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो बाजार की स्थापना कैसे होगी, आवश्यकता क्या है, क्या क्या कारक होना चाहिए, बाजार के प्रकार एवं वितरण तथा इससे संबंधित सूत्रों आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बाजार भूगोल में ये सब किया जाता है, जिसमें सिर्फ एक होता है मोनोपोली डुओपोली। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सब बंगाली में या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, मान लो द्वि बाजार, जिसमें दो आदमी के काम होती है, एक आदमी बेचता है एक आदमी खरीदता है। मोनोपोली में सिर्फ एक आदमी डायरेक्ट उसे उत्पादन करता है या फिर बेच देता है कस्टमर को डायरेक्ट, वो हो गया। अब और एक बाजार है जिसमें जो बनाता है वो भी रहता है, जो बेचता है वो भी रहता है, जो खरीदता है वो भी रहता है, उसे बाजार बोलते हैं। बाजार में सिर्फ दो ही लोग आते हैं। बाजार में ऐसे लोग बने, बाजार में कितने लोग आते हैं, बोलेंगे बाजार में इतना कहाँ मनुष्य को गिनती की जाए, गिनती करेंगे हम लोग कितना लोग आए हैं, लेकिन बाजार में दो ही लोग आते हैं। ऐसा भी बाजार है, खरीदारी करता है एक बेचता है, दो ही आदमी आता है बाजार में। ठीक है, योजना एवं विकास भूगोल। अब योजना एवं विकास भूगोल क्या है, इसमें आर्थिक विकास के संबंधित कारकों, योजना व्यवस्था, ठीक है, वहन योग्य विकास, अंचल एवं उत्पादन पर आधारित विकास की प्रक्रिया आदि का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास के संबंधित कारकों का योजना एवं विकास भूगोल, योजना करेंगे कुछ अगर हम बनाए तो उसका योजना, ठीक है, विकास करेंगे तो उसके लिए योजना बनाना पड़ेगा हमें, किस तरह से हम करेंगे। वहन योग्य विकास भी हो सकता है, अंचल एवं उत्पादन पर आधारित विकास भी हो सकता है, इस अंचल में ये बनाने से, ये लगाने से अच्छा होगा, वो लगाने से अच्छा होगा, ये सब योजना एवं विकास भूगोल के अंतर्गत आता है। अब पर्यटन भूगोल में क्या आता है, जो पहले हमने बोला, तो इसमें पर्यटन एवं इसके विकास से संबंधित कारकों को, जैसे पर्यटन के प्रकार, पर्यटन व्यवस्था के विकास की प्रक्रिया एवं योजना का अध्ययन किया जाता है। पर्यटन भूगोल में ही किया जाता है कि हम पर्यटन किस तरह पर्यटन को आगे बढ़ाएं, कितने प्रकार के पर्यटन के प्रकार होते हैं, ये सब टेक्निक लगा के सब लोग क्या करते हैं, ये सब आर्थिक भूगोल का ही क्या है, शाखा है। मतलब सब पैसा कौड़ी का लेन देन करने वाला है। कृषि भूगोल से कोई पैसा कमाता है, आर्थिक कमाता है, इसलिए वो आर्थिक भूगोल है। कोई औद्योगिक से पैसा कमाता है, इसलिए वो औद्योगिक भूगोल है। कोई संसाधन से पैसा कमाता है, इसलिए वो संसाधन भूगोल है। कोई परिवहन से पैसा कमाता है, परिवहन भूगोल है। कोई बाजार से पैसा कमाता है, बाजार भूगोल है, जबकि वो आर्थिक भूगोल का ही पार्ट है। सब में अर्थ मिल रहा है, ठीक है, आर्थिक सभी में पैसा मिल रहा है, आर्थिक कार्य सभी में हो रहा है, इसलिए सब क्या है, पार्ट ऑफ क्या है, आर्थिक भूगोल। ठीक है, टाइम कथी हो रही, 4 बज गई, ट्यूशन कब जाना है। हाँ 10 मिनट का आरे खला तो बुझाओ कौन वाला ये तू बोले अरे खला बोल दी बस जी। हाँ तो इसको रिवीजन हम करते हैं। देखो सबसे ऊपर हमने क्या पढ़ा कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा क्या है। तो आर्थिक भूगोल, आर्थिक मतलब पैसा, ऑर्थो मतलब पैसा, तो पैसा वाला भूगोल है। ठीक है, आर्थिक भूगोल क्या है, पैसा वाला भूगोल है, जिसमें हम मनुष्य जो जीवन जीने के लिए उसे पैसा चाहिए, अर्थ चाहिए, धन दौलत नहीं रहेगा तो खाएगा पिएगा क्या। तो आर्थिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल की वो सबसे प्रमुख शाखा है। भूगोल के जिस शाखा के अंतर्गत, पृथ्वी के जिस शाखा में, क्योंकि ये सब तो पृथ्वी से रिलेटेड है, तो भूगोल के जिस शाखा में संसाधन जो है, संसाधन के उत्पादन वितरण, हाँ, उसके काल एवं मनुष्य के कार्यकलापों का स्थान एवं काल के आधार पर जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। ठीक है, उसमें मनुष्य के कार्यकलाप किस टाइम पे क्या करना पड़ता है, काल के सापेक्ष क्या करना पड़ता है, उसे आर्थिक भूगोल कहते हैं। डायरेक्ट ये यहाँ से यहाँ तक सीख लेना, याद कर लेना। ठीक है, तो यही पढ़ा हमने। उसके बाद पृथ्वी की जो है बनावट अलग अलग है, क्यों, क्योंकि जलवायु के हिसाब से सभी जगह का जो है प्राकृतिक वातावरण अलग अलग होने के कारण से, इसीलिए भूपृष्ठ का भी अलग अलग है। भूपृष्ठ का परिवर्तन इसीलिए होता है, या फिर भूपृष्ठ भी अलग अलग है, कहीं पे पहाड़ पर्वत है, कहीं पे सागर महासागर है, ये सब है। ठीक है, कहीं पे ज़्यादा ठंडा लगता है तो कहीं ज़्यादा गर्मी लगता है। ये सब किस लिए होता है, प्राकृतिक वातावरण के या फिर जलवायु के हिसाब से होता है। जलवायु जहाँ का जैसा रहेगा वैसा ही उसका परिणाम होगा। ठीक है, उसके बाद और क्या, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़े हम लोगों ने, यही पे पढ़ रहे थे कि सब एक घास फूस जो लिखा हुआ है सब वही वातावरण के चलते हुआ है, जलवायु के चलते। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्राकृतिक मानव वातावरण कारकों की भिन्नता कारण मानव जीवन शैली है, जीवन शैली में भी विविधता आती है। क्यों, भूपृष्ठ के जो प्राकृतिक वातावरण है अगर वो चेंज हुआ तो मनुष्य का जीवन शैली भी चेंज हुआ। जीवन शैली मतलब डेली लाइफ जैसे जीता है। कहीं पे मैंने बोला कि सूरज अगर जल्दी उठता है तो वहाँ पे लोग भी जल्दी उठ जाते हैं, कहीं पे देर से उठता है तो वहाँ पे 5-10 मिनट का देर से भी लोग उठते हैं, एग्जाम्पल के लिए। समझ रहे बात को, तो सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आर्थिक है, भूगोल आर्थिक है, लेकिन वो भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है।
अब आर्थिक भूगोल की विस्तृति एवं शाखाएँ हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि आर्थिक भूगोल के बारे में फादर ऑफ जो मॉडर्न इकोनॉमिक ज्योग्राफी हैं जॉर्ज सीजहाम ने कहा कि आर्थिक विकास की गति एवं दिशा का निर्धारण करना ही आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और दो ऐसे भूगोलविद हैं जो C.F. जॉन्स एंड जी डकलवेन। उन्होंने कहा कि नहीं, मनुष्य के मतलब मॉडर्न हिसाब में उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त उनके विचारों से हमें इस बात का अध्ययन की सहायता मिलती है कि कुछ अंचल उत्पादन में क्यों आगे हैं, वो सोचना पड़ेगा हमें, तभी तो हम भी आगे होंगे। ये मॉडर्न जो है मॉडर्न क्या बोलते हैं भूगोलविद, उन्होंने सोचा कुछ अंचल आमदनी एवं वाणिज्य विषय में क्यों आगे हैं। ये सब दूसरे शब्दों में बोले हैं उन्होंने कि आर्थिक भूगोल के द्वारा मुख्यतः मनुष्य के उत्पादन एवं कार्य, पर्यावरण एवं समझ इसके अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के 4 प्रकार के आर्थिक व्यवसाय, उन्होंने बोला कि मनुष्य के 4 प्रकार के व्यवसाय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम में तो पहले क्या करता है, मनुष्य प्रकृति से चीज़ों को लेता है। दूसरे में से क्या करता है, अपनी तकनीकी से उसे अपने व्यवहार योग्य बनाता है। तृतीय में क्या करता है कि उस चीज़ों को किस तरह लोगों तक, कस्टमर तक पहुंचाया जाए। और चतुर्थ में पहुंचाने के बाद चतुर्थ में क्या होता है कि इन तीनों चीज़ों से या फिर 2 नंबर या 3 नंबर कार्य से जो हमें मिला है उससे और कैसे बढ़ावा दिया जाए, और सफल कैसे हम हो, वो चतुर्थ में सोचता है, ठीक है। और बोला गया कि आर्थिक भूगोल बहुत प्रकार के होते हैं। कोई रीजनल, क्षेत्रीय संबंधी होता है, कोई उसमें मतलब बहुत सारे पद्धति हैं, जैसे क्षेत्रीय पद्धति, हाँ, नियम नीति है, ये सब लिखा हुआ है 3rd पैराग्राफ में, ठीक है। अब फिर हम नीचे जाते हैं तो मनुष्य का क्या है, यहाँ पे आर्थिक भूगोल को अलग अलग तरीक़ों से बांटा गया है। जो जिस तरह की एलिजिबिलिटी रहता है उसी तरह से अपना काम करता है, ठीक है। जैसे आर्थिक भूगोल पाने के लिए कोई कृषि भूगोल का सहायता लेता है, कोई औद्योगिक भूगोल का सहायता लेता है। जबकि कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल सब किसका पार्ट है, आर्थिक भूगोल का ही पार्ट है। क्योंकि आर्थिक भूगोल मतलब पैसा कौड़ी का भूगोल। तो हम इंडस्ट्री से भी पैसा कमा सकते हैं, कृषि से भी पैसा कमा सकते हैं, पर्यटन से भी कमा सकते हैं, बाजार भूगोल से भी कमा सकते हैं। तो अलग अलग भूगोलों की यहाँ पे व्याख्या की गई है, जो कि हम ये बॉक्स में देख सकते हैं। कृषि भूगोल के बारे में बताया कि इसमें कृषि संबंधित सभी चीज़ों का वर्णन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक भूगोल में हमने बोला कि इसमें कंपनियों का निर्माण किस तरह क्या करना पड़ेगा, ये सब इसमें होता है। संसाधन भूगोल में बताया गया कि संसाधनों को किस तरह हम संरक्षण भी करें, क्योंकि संसाधन एक बार ख़त्म हो गया तो फिर कहाँ से मिलेगा, क्योंकि प्रकृति से मिला हुआ चीज़ है, उसे हमें बचा कर रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आगे हमें और काम देगा। उसके बाद परिवहन भूगोल आता है। परिवहन भूगोल में क्या होता है कि इसमें परिवहन व्यवस्था का प्रकार एवं उसमें क्या क्या संसाधनों की जरूरी है, परिवहन भूमिका मतलब क्या क्या यातायात में कार्यकलाप करना पड़ेगा, सब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। बाजार भूगोल में बताया गया कि बाजार की स्थापना कैसे होती है, बाजार कितने प्रकार के हैं, ये सब बाजार भूगोल में मिलता है। योजना एवं विकास भूगोल में योजना बनाते हैं कि किस तरह हम क्या करेंगे, वहन योग्य कैसे बनाएंगे, या फिर आर्थिक विकास को जो उन्नति करने के लिए हम किस तरह के काम करेंगे तो हमें अच्छा होगा। और ये योजना एवं विकास भूगोल में आता है। पर्यटन भूगोल में आता है किस प्रकार हम जो पर्यटन के प्रकार क्या है वो जानेंगे। पर्यटन व्यवस्था के विकास की प्रक्रिया, किस तरह हम पर्यटन को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। आई थिंक ऑल आर यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसे रिवीजन कर लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद। डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल। थैंक यू। पर्यटन का मतलब क्या है? छुट्टे पर्यटन का मतलब क्या हुआ? टूरिज्म, टूरिस्ट, घूमने उमने जाने वाला पर्यटन भूगोल होता है। स्कूल से लेके जाए ना सब ना बड़ा बड़ा ये पर्यटन भूगोल उसी को बोलते हैं। पर्यटन मतलब क्या, पर्यटक किसे बोलते हैं? जो कहीं घूमता घूमता है वो पर्यटन हुआ। अब शिलोंग में कोई गया पार्क में घूमने, तो पार्क कहाँ से मिला? पार्क क्या किसी का बाप के बनाया हुआ चीज़ है क्या? पार्क प्रकृति का देन है, जस्ट उसे सुंदर किया गया है। तो पार्क में घूमने जाएगा तो पैसा लेगा वहाँ का मालिक, तो हो गया ना पर्यटन भूगोल। तो वही सब इसमें आता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।